तो आज हम डाइलेक्ट्रिक वाले जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे, उनकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। और लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, इस एग्जांपल में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनमें सेपरेशन है स्मॉल डी, और जो एरिया ऑफ द प्लेट है दैट इज कैपिटल ए। एंड along with it हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। आधा डाइलेक्ट्रिक K1 फील्ड है और हाफ डाइलेक्ट्रिक जो है वो K2 यहाँ पर फील्ड है। ठीक है, इनकी विड्थ भी गिवन है कि ये d/2 है और ये वाली विड्थ भी जो है वो d/2 है। इसकी अभी हमें कैपेसिटेंस निकालनी है बच्चों। ऑलरेडी हमने ये काम कर लिया हुआ है। हमने ये देखा था कि हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, जो रिलेशन है कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक A एप्सिलॉन नॉट T/K प्लस D माइनस T। दिस इज द रिलेशन फॉर कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी हमारे पास जैसे यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो हम यहाँ यूज करते हैं T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2। तो वो भी फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ, लेकिन आज हम इसको ना सीरीज पैरेलल से करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं कि अगर दो स्लैब्स हैं तो इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। ये ना सिंपलेस्ट केस है तो इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लग जाएगा। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, जिस केस में हो सकता है हाफ डाइलेक्ट्रिक यहाँ से भी कोई और हो, वो भी हम अभी करेंगे, तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो अभी हम पहले ये चीज समझ लें कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। अगर आप यहाँ पर एक वोल्टेज V दोगे और यहाँ पर 0 दोगे, मींस इफ यू इमेजिन ए बैटरी कनेक्टेड हेयर, तो इस बैटरी का V पोटेंशियल इस पॉइंट तक आ जाएगा यहाँ तक, और इधर से जो 0 पोटेंशियल है वो यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो दो कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर हमारे पास ये है 1 और ये है दूसरा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स की सेपरेशन है। हमारे पास जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज यहाँ तक पहुंची है इस पॉइंट तक, इस प्लेट तक, वो वोल्टेज दूसरे को नहीं मिल रही। यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, वो 0 दूसरे को नहीं मिल रहा। मतलब ये दो कैपेसिटर्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो, दिस इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो पूछी जा सकती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी जाएगी, एक ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या नई चीज है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो सेकंड पार्ट है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें। देखो बच्चों, यहाँ पर दो कैपेसिटेंस हैं। एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है C1 और उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो बनेगा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है हमारे पास विद डाइलेक्ट्रिक, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस फर्स्ट कैपेसिटर का जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो A ही है, तो मैंने यहाँ A लिख दिया। बट जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट कैपेसिटर मानूं, वो d/2 है, तो यहाँ d/2 आएगा। तो ये हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D। ये पहले ही कैपेसिटेंस। सिमिलरली फॉर सेकंड 2A epsilon naught K2/D. Now these two capacitors are in series, therefore the equivalent capacitance is C1 C2 upon C1 plus C2। सीरीज में हमारे पास एक रिलेशन होती है 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 C2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2A epsilon naught by D, इसका हो जाएगा स्क्वायर, उसके साथ आ जाएगा K1 K2 अपॉन, नीचे हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D विल बी कॉमन, ब्रैकेट में आएगा K1 प्लस K2। तो एक ये फैक्टर जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। So this is the answer. This is the equivalent capacitance of this capacitor. Now,
व्हाट इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? देखो बच्चों, वो ये होता है कि अगर हम इस कैपेसिटर में से इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को निकाल लें बाहर और हम इसकी जगह एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए सच दैट की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क ना पड़े। दोबारा सुनिए, इन दोनों को रिप्लेस करना है एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक के साथ सच दैट देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो उससे क्या होगा, अगर हम एक नया वाला डाइलेक्ट्रिक यहां पर इंट्रोड्यूस करें तो उस नए कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी ए एप्सिलॉन नॉट, नया वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको मैं बोल देता हूं के इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स, वो डी आएगा क्योंकि हम दोनों को निकाल के उसकी जगह एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक यहां पर, क्योंकि हम यहां पर दोनों डाइलेक्ट्रिक शीट्स को निकाल के उसकी जगह हम एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगा और कैपेसिटेंस पे फर्क ना पड़े तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्विवेलेंट, इधर आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, साथ में होगा हमारे पास k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये फॉर्मूला वैसे भी डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है जहां आपने ये कैलकुलेशंस नहीं करनी, वहां जस्ट आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना दो कैपेसिटर्स वाला 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 फॉर दैट इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब है द k ऑफ सिंगल insulator in place of these two slabs of insulators या dielectrics which does not affect the capacitance, C को अफेक्ट ना करे, हम इन दोनों को निकाल लें, वो अकेला डाल दें और कैपेसिटेंस इसके बराबर ही आए तो उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास अभी दो कॉन्सेप्ट सीखे कि ये एक तो सीरीज में है, दूसरा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ऐसी ही एग्जांपल हम एक पैरेलल के लिए भी करते हैं। पैरेलल कब बोलेंगे, देखिए लेट अस सपोज ये हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये कैपेसिटर है। दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट, दोनों का एरिया ए है और यहाँ पर जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है दैट इज स्मॉल डी, सब कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स दो डाले गए, अभी जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ऊपर वाला जो इंसुलेटर है हाफ ये डाला गया और जो नीचे वाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, हाफ ये डाला गया। तो ये गिवन है कि भाई इनका जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है ये वाला दैट इज a/2 और इसका भी जो एरिया होगा फिर वो a/2 होगा। अभी क्या हो गया, अभी एरिया डिवाइड हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एक बैटरी इमेजिन करेंगे तो जो भी पोटेंशियल इस प्लेट पर आएगा वो इस पूरी प्लेट को मिलेगा और इधर से जो जीरो पोटेंशियल आएगा मींस नेगेटिव चार्ज वो इस पूरी प्लेट को मिलेगा। मींस ऊपर वाला कैपेसिटर ये वाला पार्ट इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रहा है और नीचे वाला कैपेसिटर मींस ये वाला पार्ट इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V ही मिल रहा है। अब जब दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है देन दे आर इन पैरेलल। मींस यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, तो here C1 and C2 are in parallel। अब यहाँ तो बहुत आसान है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। पहले हम निकालेंगे अकेली इंडिविजुअल C1। देखो फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, इसको लर्न कर लो। अब देखो A की जगह एरिया कितना है यहाँ पे a/2, ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 डिवाइडेड बाय D, सेपरेशन इज D, तो ये बन गया A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D, दिस इज C1। सिमिलरली C2, हाँ जी A
एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D। ठीक है बच्चों, दोनों ही ये आ गया, बस K1 की जगह यहाँ पे K2 आएगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट ये तो है ही पैरेलल में, तो सीधा ही ऐड करना अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जो चीजें कॉमन आती हैं वो कॉमन निकाल लो आप, और ब्रैकेट में क्या आएगा, K1 प्लस K2। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। अब यहाँ पर अगर आपने इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो क्या होगा वो, हाँ जी, कैसे निकालेंगे? तो उसकी कैपेसिटेंस होगी C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट बाय D। अगर हम सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल दें, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि वही कैपेसिटर है, एवरीथिंग इज सेम, दिस इज A, दिस इज D, बट अभी हमने उन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को निकाल लिया और उसकी जगह यहाँ पर जो एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाला, हमें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है कि वो कितना हो, सच दैट की कैपेसिटेंस जो है वो चेंज ना हो, वो सेम रहे। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर हम उस अकेले को डाल देंगे यहाँ पे, अगर हम उस सिंगल डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस ये बनेगी, और इसको और उसको इक्वेट कर देंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, C डैश इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कर देना यहाँ पे। तो देखो, इट इज वेरी सिंपल, A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D K1 प्लस K2। तो कट गए जो फैक्टर्स, ठीक है, और आंसर आ गया हमारे पास कि जो K इक्विवेलेंट है दैट इज K1 प्लस K2 बाय 2। दिस इज मीन, एक्चुअली दिस इज अर्थमेटिक मीन, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है मीन के बारे में, एंड दैट वाज हार्मोनिक मीन। ये जो हमने आंसर निकाला था यहाँ पे, ये वाला, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो चलिए आप डिटेल में उसमें मत जाइए, आप जस्ट ये देखिए कि फॉर्मूले दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास। इसके लिए शॉर्टकट्स भी हैं हमारे पास, उसकी भी बात करेंगे हम। मैं दोनों फॉर्मूले दोबारा से लिख रहा हूँ कि अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक फील्ड है और सेकंड केस ये वाला है सीरीज और पैरेलल, तो इन फर्स्ट केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, the first case means series combination, equivalent dielectric constant is 2K1 K2 upon K1 plus K2। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, देखिए 1 बाय K इक्विवेलेंट अगर हम कर दें तो वो होगा K1 प्लस K2 अपॉन 2K1 K2। यहाँ पर it will be written as 1 by 2 into K1 upon K1 K2 प्लस K2 अपॉन K1 K2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बन गया जी, ये कट गए और ये दोनों कट गए, तो ये बन गया 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, and this is 1 by K equivalent। तो this is the actually relation for harmonic mean। अब अगर आपके पास 3 डाइलेक्ट्रिक होते तो आंसर कैसे चेंज होता, मैं n के लिए कर देता हूं, फॉर n डाइलेक्ट्रिक्स इन सीरीज, इसके लिए मैं रिलेशन लिखता हूं बच्चों। तो ये रिलेशन बन जाएगी, बहुत इजी है, 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय n इंटू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 अप टू 1 बाय Kn। तो ये आपने यूज करना है जब आपके पास सारे डाइलेक्ट्रिक्स की जो विड्थ है वो सेम है ना। तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 एंड सो ऑन, और कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, विड्थ सबकी सेम है तभी यूज करना है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने सॉल्व किया अगर विड्थ सेम नहीं है। नाउ फॉर सेकंड केस, सेकंड मतलब जो अभी हमने पैरेलल वाला क्वेश्चन किया, आपने क्या करना है उस केस में, उस केस में तो इजी है कि जो K इक्विवेलेंट है वो है दोनों का अर्थमेटिक मीन। तो अगर हमारे पास n हो जाते हैं फॉर n डाइलेक्ट्रिक्स, हम कैसे करेंगे, इट इज K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जस्ट आप n तक ले जाओ इसको, डिवाइड बाय n। तो इस तरह से आप K इक्विवेलेंट, शॉर्टकट मेथड्स हैं ये, अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं उसमें आपके काम आएंगे। चलिए अभी हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारे पास
ये सिचुएशन है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, और यहाँ पर K1 डाइलेक्ट्रिक K1, और इस केस में यहाँ पर K2 और K3। तो अभी 3 डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये सेपरेशन है D/2, ये भी है D/2, और ये है बच्चों D। Total area is A, therefore this area is A/2 and this area is also A/2। तो फटाफट हम पहले लिख लेते हैं इनकी कैपेसिटेंसेस, C1, C2, C3। तो C1 लिखेंगे सबसे पहले। तो C1 is A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन D है। एरिया इज A/2, फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है, A एप्सिलॉन नॉट K/D। एरिया इस A की जगह A/2 है, एप्सिलॉन नॉट वैसे चल रहा है, K की जगह K1 है और D की जगह इस कैपेसिटर के लिए अभी D ही चल रहा है। C2 देखेंगे, C2 इज A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2, है ना, D/2 आ गया, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली C3 अगर लिखते हैं तो वो भी A एप्सिलॉन नॉट K3/D बनेगा। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। पहले C23 को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आ जाएगा K2 K3, और नीचे क्या होगा, नीचे इन दोनों को ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो ये कॉमन आ गया, साथ में आ गया K2 प्लस K3, तो ये कट गए। ठीक है जी, तो आंसर आ गया जी A एप्सिलॉन नॉट बाय D K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इसको इसके साथ C1 के साथ पैरेलल में करना है, तो C1 2 3 मीन्स पैरेलल में जस्ट ऐड ही करोगे आप, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय T कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। अब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, अब हर बार वो नहीं काम करने बैठना, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने इक्वेट करने बैठ जाओ, हमेशा इसका कोफिशिएंट A एप्सिलॉन नॉट बाय D जो है ना, ये बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस होती है, तो इसका कोफिशिएंट जो भी इसके साथ जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है कुछ भी आ रहा है, कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, वो है K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट केस हो गया। इसी तरह के केसेस आते हैं। चलिए, अब लास्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं प्लेट्स वाली प्रॉब्लम्स। लेट अस डू दोस प्रॉब्लम्स। देखो, हाँ, तो ये ऐसे वायर नहीं है, ये प्लेट है, ऊपर से इस तरह से प्लेट है। इट इज दे आर 2 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर नहीं है, जस्ट ऐसे 2 प्लेट्स हैं। उस प्लेट का अगर हम ऊपर से एरिया बोल ले A है, और ये वाला एरिया भी A है, और ये सेपरेशन जो है वो D है। अब अगर आप यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दोगे बच्चों, तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव दोगे, ये कंडक्टर है सारा, तो वो पॉजिटिव ऊपर भी चला जाएगा, ऐसे ही स्प्रेड हो जाएगा कंडक्शन से, और वो पॉजिटिव चार्ज नीचे वाली प्लेट को भी मिल जाएगा। तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को पॉजिटिव चार्ज मिला हुआ है। कैपेसिटर तब बनता है जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरी पे नेगेटिव हो। तो ये एक कैपेसिटर नहीं है, नॉट ए कैपेसिटर। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर ऐसे कर दो, एक ये चिमटा और एक ये, रेड वाला और ब्लैक वाला, इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से, इसको जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। अब जिसको पॉजिटिव से जोड़ा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट पे सारी जगह ही आएगा, लेकिन हमें इतना ही चाहिए क्योंकि जितना ओवरलैपिंग एरिया होता है ना, वो हम लेते हैं, तो सारी जगह आएगा, बट इस पे पॉजिटिव रहेगा पूरे पे, और दूसरे वाले पे, ब्लैक वाले चिमटे पे, ब्लैक वाले स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब देखो, अब बने कैपेसिटर, अब बने कैपेसिटर। कैसे बने?
अगर ये सेपरेशन डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, वो पैरामीटर्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में, आप कॉन्सेप्ट समझो। एरिया ए है, ये एरिया भी ए है प्लेट का, यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो 3 कैपेसिटर बने, प्लस माइनस कैपेसिटर C1 ये बन गया, एक ये नेगेटिव, ये प्लस, ये दूसरा कैपेसिटर बन गया, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, डिफरेंट चार्जेस, ये तीसरा कैपेसिटर बन गया। 3 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो, अगर यहाँ पर V पोटेंशियल होता तो इस पूरी प्लेट को, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर का पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होता है, इट इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम होना था, मींस यहाँ पर भी V पोटेंशियल है, यहाँ पर भी V पोटेंशियल है। और अगर ये पोटेंशियल जीरो है, बैटरी से जब हमने कनेक्ट किया, एक साइड V मानते हैं, एक साइड जीरो मानते हैं, अगर ये जीरो है तो मींस ये पोटेंशियल भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। तो अब C1 को देखो, C1 को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, V। C2 को कितना मिला, नीचे वाली प्लेट को V, ऊपर जीरो, तो इसको भी V मिला पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस जीरो। और C3 को भी जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो V ही मिला, मींस ऑल ऑफ दीज कैपेसिटर्स हैव same potential difference. So now when the potential difference is same, in that case they are in parallel. तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर जैसे D, A और वैक्यूम एवरीथिंग इज सेम, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेंगे, तो आंसर विल बी 3C, तो CP विल बी 3C। तो ये समझ लेना सीरीज पैरेलल का मतलब, और इस तरह से होता है। और एक डायग्राम और बनाते हैं सेम इसी सिचुएशन में। देखिए, ये देख लो, ये एक पिंक वाला और एक ये रेड वाला, देख लो इसके पीछे। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या बनता है। तो ये प्लेट अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव बन गई सारी, कंप्लीट, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन गई और ये नेगेटिव बन गई। ठीक है, अब देखने कितने कैपेसिटर, यहाँ दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो एक ये बना C1 और यहाँ भी ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये दूसरा बना C2। बट इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स देयर आर नो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस पूरे मेटल सरफेस पर सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना कितना, अगर यहाँ V है तो ऊपर V पहुंचा, यहाँ जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो, यहाँ V, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इस केस में जो आंसर आएगा CP, दैट विल बी 2C। अगर सारे पैरामीटर्स सेम हैं, अदरवाइज C1 प्लस C2, और अगर पैरामीटर सेम है तो 2C। तो इस तरह के प्लेट्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, लेट अस सपोज एक ये प्लेट है कैपेसिटर की, ठीक है, इसका एरिया A है, लेकिन इसके सामने जो दूसरी प्लेट पड़ी हुई वो थोड़ी छोटी है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसका एरिया A/3 है। अब कैपेसिटर में आप कौन सा एरिया लोगे, तो ये ओवरलैपिंग वाला, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में अगर आपने यहाँ C बताना है कितना है, तो A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये आंसर होगा अगर यहाँ पर वैक्यूम है और सेपरेशन D है। तो हम हमेशा ओवरलैपिंग वाला एरिया लेते हैं इन केसेस में, यहाँ पर भी मैंने ओवरलैपिंग वाले एरियाज ही लिए हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, जो कॉमन एरिया है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो एरिया हमें चूज करना होता है। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5, और ये है कनेक्टिंग वायर रेड कलर की, इससे हमने इस प्लेट को इससे जोड़ दिया और इस प्लेट को इससे जोड़ दिया। चलो ठीक है, और इस प्लेट को भी यहाँ से, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ऐसे बाहर निकाल दिया एक वायर, और एक वायर हमने यहाँ से बाहर निकाल दी, अरे ये निकाल दी। ठीक है, अब हमने यहाँ लगाया नेगेटिव, यहाँ लगाया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। चलो जी, बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये जस्ट प्लेट्स हैं वैक्यूम में पड़ी हुई हैं, ऐसे प्लेट्स फिक्स करी हुई हैं हमने, और अब हमें इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसकी मतलब ये जो भी डायग्राम में अरेंजमेंट गिवन है उसकी कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले वही काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये भी उसी वायर से कनेक्टेड है, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
नेगेटिव चार्ज यहां से आया, वायर कनेक्टिंग वायर, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब देखना पोटेंशियल डिफरेंस, ये है 0 तो इसको 0 मिल गया, यहाँ भी 0 मिल गया अगर हम ऐसे मान लें। और इधर से है V पोटेंशियल आया, ये V इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। तो सिंपल हो गया सॉल्व। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपेसिटर नंबर 1, इसके अक्रॉस भी V, कैपेसिटर नंबर 2, इसके अक्रॉस भी देखो V माइनस 0, इधर भी V माइनस 0 हो रहा है, C3 और इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस V। तो 4 कैपेसिटर हैं टोटल, चारों का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब चारों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आपने किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना है। पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज ले जाना है, नेगेटिव से नेगेटिव ले जाना है, फिर उनके पोटेंशियल्स लिखने हैं और फिर डिफरेंसेस देखने हैं। और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा Cp इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये सिंगल की कैपेसिटेंस है, अगर यहाँ पर एरिया A है गिवन है, वैसे मैंने बताया नहीं, यहाँ D सेपरेशन है, लेकिन टोटल 4 हैं पैरेलल में और सेम ही है सारे। तो आंसर इज 4A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है जी, ये बात समझ लेना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ऑन ईच प्लेट मीन इन सभी प्लेट्स पे कितना चार्ज है वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो भी प्लेट कॉमन है बिटवीन टू कैपेसिटर्स, जैसे यहाँ पे प्लेट नंबर 2 वो C1 और C2 में कॉमन है, उस प्लेट पर डबल चार्ज होगा नेगेटिव बट डबल होगा। क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर तभी कंप्लीट होता है जब इस पे पॉजिटिव Q चार्ज है और दूसरे पे माइनस Q चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट। क्योंकि जितना चार्ज इस पे रहेगा उतना ही यहाँ पर भी होगा ही हमारे पास। और ऐसे ही C2 में भी ऐसे ही होगा, अगर यहाँ पर Q चार्ज है तो यहाँ माइनस Q हमें चाहिए। तो मीन्स ये जो सेकंड वाली प्लेट है, अगर मैं उसकी बात करूँ, इट इज कॉमन बिटवीन टू कैपेसिटर्स, तो इस पे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो होगा -2 टाइम्स Q। ठीक है, तो लेट अस राइट चार्ज ऑन प्लेट्स। कॉमन वाली कौन कौन सी देखो, 2, 3, 4 विल बी 2 टाइम्स। ठीक है, देखो अब 2 पे देखते हैं। प्लेट 2 पे चार्ज है, नेगेटिव है ना, देखिए, तो -2Q। अब Q कितना होता है, Q इज CV, है ना। अब इसकी कैपेसिटेंस जो भी है, एक कैपेसिटेंस, तो -2A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। तो दिस इज द चार्ज ऑन प्लेट नंबर 2। प्लेट 3 के लिए पॉजिटिव चार्ज मीन्स +2Q, इट इज 2CV 2A epsilon naught by D. For plate number 4, again the charge is negative, -2Q, which is -2CV, which is -2A epsilon naught by D. यहाँ भी V आना है, यहाँ पर भी V आना है, CV कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स जो कॉमन वाली हैं उन पे डबल चार्ज, और साइडों वाली जो प्लेट्स हैं जैसे प्लेट 1 and 5, तो ऑन प्लेट 1 चार्ज इज CV A epsilon naught by D into V, and on plate 5 the charge is again CV, it is A epsilon naught by D into V। तो इस तरह से आप किसी भी प्लेट का चार्ज निकाल सकते हैं, और CP तो आपको पता लग ही गया, सारे कैपेसिटर पैरेलल में कैसे फाइंड करना है, और दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं अभी आपको एक लॉ सिखाऊंगा, और वो लॉ होता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करेंगे इस लॉ को अगले क्लास में, अगले चैप्टर में। अब हम करने वाले हैं सर्किट्स विद 2 बैटरीज। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको बोल दिया C1, इसको बोल दिया C2, एंड द क्वेश्चन इज find the potential difference across each plate of capacitor in the network. Take E2 greater than E1. E2 is greater than E1, and find potential difference V1 and V2 across each capacitor. Across each capacitor. ये बच्चों हमें फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, इस तरह के सर्किट को ना बोला जाता है, एक लूप है ये लूप,
और हम इसके लिए यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। डिटेल में किरचॉफ्स लॉ को हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन मैं अभी बताता हूँ, सिंपल सा ही है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो तरह के होते हैं, एक करंट वाला होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं चाहिए। दूसरा होता है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ अभी हमें चाहिए। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि कोई भी लूप है, अगर इस तरह का क्लोज्ड सर्किट है, तो उसमें जितनी वोल्टेजेस हैं उन सारी वोल्टेजेस का जो सम है बच्चों वो जीरो होगा। दिस इज द लॉ कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ द सर्किट इज जीरो, सबका सम। अब हम मान लेते हैं यहां जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पास और दूसरा टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव है, तो उसने ये भी बोला है E2 इज ग्रेटर देन E1, ऐसे बोला है ना। तो E2 अगर बड़ा है तो यहाँ बड़ी वोल्टेज है, यहाँ थोड़ी छोटी वोल्टेज है दोनों पॉजिटिव। हमें डिसाइड करना होता है कि इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव बनेगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव बनेगी, ये डिसाइड करना होता है। अब अगर ये वाला हाई पोटेंशियल है, बड़ा है ना, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, मैं 2 प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे, बड़ा वाला पॉजिटिव, तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटे वाला पॉजिटिव है, इस वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया। अगर ये दोनों बैटरीज सेम अमाउंट की होती तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना आता, कोई चार्ज फ्लो ना करता, सर्किट की नेट कैपेसिटेंस भी हम कैलकुलेट ना कर पाते क्योंकि चार्ज ही नहीं फ्लो करता। कैपेसिटेंस तो चलो बता सकते हैं लेकिन चार्ज जीरो होता अगर दोनों वोल्टेजेस बराबर होती। लेकिन यहां पर ये बड़ी है, ये छोटी है, इसलिए यहां से कुछ चार्ज सप्लाई होगा, यहां बनेगा प्लस क्यू, इधर बनेगा माइनस क्यू। जिधर बड़ी वोल्टेज का पॉजिटिव लगा होगा उधर आपने पॉजिटिव चार्ज देना है कैपेसिटर को। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है C1 के अक्रॉस, क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, ये छोटी बैटरी है। नीचे आ जाते हैं। नीचे कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, कौन सी प्लेट नेगेटिव है? नीचे उल्टा चलता है, नीचे छोटी वाली का पॉजिटिव रहेगा प्लस क्यू, इधर रहेगा माइनस क्यू, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव है, ऐसे समझेंगे, ये बड़ा नेगेटिव है, ये छोटा नेगेटिव है, तो जो बड़ा नेगेटिव है उधर प्लेट नेगेटिव बनेगी, जिधर बड़ा पॉजिटिव है उधर प्लेट पॉजिटिव बनेगी। तो पहले हमने ये डिसाइड कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये लॉ कैसे लगाना है। इसमें ना प्लस माइनस साइन देखने पड़ते हैं, तो देखो ध्यान से, मैं समझाऊं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। ये सेल है, इस सेल की वोल्टेज E है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप ऐसे चलते हैं लूप के अक्रॉस, हम इस तरह से चलते हैं, हम पहले एक कंपोनेंट देखते हैं, फिर दूसरा कंपोनेंट, फिर तीसरा कंपोनेंट, फिर चौथा कंपोनेंट। हर किसी के पोटेंशियल डिफरेंसेस हमें लिखने होते हैं। जब भी कहीं पर वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है वोल्टेज का डिक्रीज होना, उसको हम नेगेटिव साइन से लिखेंगे। जब भी कहीं पर वोल्टेज का राइज आएगा, उसका मतलब होता है वोल्टेज का इंक्रीज होना, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। सिंपल सी बात है। अभी देखो कैसे, जैसे मैं इधर चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं ना लूप में के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस अगर मैं पूछूं आपसे कि बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, ये फॉर्मूला हमें पता है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। लेकिन प्लस माइनस कैसे हमने देखना है, देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरे पास पहले नेगेटिव प्लेट आई, बाद में पॉजिटिव प्लेट आई, इसका मतलब है पोटेंशियल राइज हो रहा है। नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है, पोटेंशियल राइज हो रहा है। राइज को आपने पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इस वोल्टेज को, मैं लिखूंगा प्लस Q बाय C1। फिर मैं आगे चला गया, यहां पर दूसरा कंपोनेंट सेल आ गया, सेल का पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, मतलब ड्रॉप को कैसे लिखेंगे, माइनस E2, ड्रॉप को नेगेटिव साइन से लिखना है। फिर और आगे चला गया मैं, अगला कंपोनेंट मेरे पास एक और कैपेसिटर आ गया, उसमें नेगेटिव प्लेट पहले आ रही है, पॉजिटिव बाद में आ रही है। नेगेटिव मतलब छोटी, पॉजिटिव मतलब बड़ी, इसको बोलेंगे राइज। तो ये बन गया प्लस Q बाय C2, ये राइज है। और फिर हम और आगे चले जाएंगे, यहां पर भी नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया। नेगेटिव आप पहले एनकाउंटर कर रहे हो अपने रास्ते में, पॉजिटिव बाद में आ रही है प्लेट, तो ये भी हमारे पास राइज हो गया, राइज को लिखेंगे प्लस E2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप बच्चों ने लिखनी सीखनी है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी सॉल्व करने में इस तरह की इक्वेशन हमें लिखनी पड़ सकती है। दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब क्या फायदा हुआ इस इक्वेशन को लिखने का, देखिए हमने यहां से ना Q चार्ज निकाल लेना जी, कितना है, तो वो Q चार्ज हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, Q कॉमन 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 इज इक्वल टू, यहां मैंने कुछ E1 है, ये लास्ट वाला E1, तो ये बन गया E2 माइनस E1। और अगर मैं Q लिखना चाहता हूं तो बच्चे Q हो गया E2 माइनस E1 इंटू, इसको एलसीएम लिया, उधर चला गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विच इज Q।
अब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं V1, V1 इज Q बाई C1, Q आपको पता है, इसको C1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा E2 माइनस E1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली V2 लिखना चाहते हैं Q बाई C2 तो आंसर आ जाएगा E2 माइनस E1, C2 से डिवाइड कर दिया, C1 बचा अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से ये स्टेप फॉलो करके आप दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, आप दोनों के अक्रॉस चार्ज बता सकते हैं। दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 24 वोल्ट, अब जस्ट वैल्यूज दे दी गई हैं। दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज 2 माइक्रोफेरेड एंड वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ध्यान से देखो, हम एक कंपोनेंट को पकड़ लेंगे, पहले इसके पास जाएंगे तो ये ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं राइज है, नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, राइज है, इसको मैं लिख दूंगा +12, ये वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले गए, इसकी वोल्टेज अब मुझे लिखनी है, इसमें नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, ये भी राइज है, तो ये बना +Q/C, मतलब +Q/4। यूनिट हम वही रखेंगे, माइक्रोवोल्ट की कोई टेंशन नहीं है। और आगे चले जाते हैं, प्लस पहले आ रहा है, नेगेटिव बाद में आ रहा है, ये ड्रॉप है, पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, है ना, तो मतलब कम हो रहा है पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं हम, ये ड्रॉप है, इसको हम लिखेंगे -24, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप था। आगे चले गए, नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, यहाँ पे नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, राइज है, इसको लिखेंगे +Q/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो Q कॉमन आ गया, 1/4 प्लस 1/2, उधर चला गया 24 माइनस 12, ये बन गया जी 2 इंटू 4 बनेगा 8, ऊपर आ गया 6, इधर बन गया 12। Q इज इक्वल टू 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 6। चलो, तो ये कटा, 2 ऊपर आया 16 माइक्रोकूलम, तो इसको भी चार्ज मिल गया 16 माइक्रोकूलम, ये 2 ये गलत है, इसको भी मिल गया 16 माइक्रोकूलम। समझ गए बच्चों? तो ये चार्ज आ गया। अब और क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में? लेट अस सपोज यहाँ A पॉइंट दे दिया, यहाँ B पॉइंट दे दिया, यहाँ C पॉइंट दे दिया, यहाँ D पॉइंट दे दिया। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B, अब आपको पता है ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, ये वोल्टेज आपने निकालनी है, VA माइनस VB, पॉजिटिव आएगा आंसर। तो वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज का फॉर्मूला चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो चार्ज है हमारे पास 16 माइक्रोकूलम अपॉन कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 8 वोल्ट्स। तो VA माइनस VB इज 8 वोल्ट्स। अगर इसी को बोल दें VB माइनस VA पूछ ले तो वो -8 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर VC माइनस VD, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, अब ऊपर वाली नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि हम VC माइनस VD कर रहे हैं। और कितना आएगा? Q/C, Q is 16 माइक्रोकूलम एंड C is 4 माइक्रोफैरेड, कट गया 4 पे गया, इट इज -4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिला और 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिला इस पूरे सर्किट की वजह से। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंसेस भी पता लग गए हर किसी कैपेसिटर के और हमें चार्ज भी पता लग गया। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाते हैं।